अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 16 मार्च को पीडीएम के सरबराही इजलास में जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं और जिसके नतीजे में लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, और एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से मजमूई तौर पर अलग हो गई है। उस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके मुतालिक ख़बरें ज़ाहिर नहीं हो रही हैं। आज हम उन डेवलपमेंट्स के हवाले से, उन ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनका तज्ज़िया भी करेंगे। हमें जो मालूमात हैं कि पीडीएम के खैर ख़्वाह पीडीएम के अंदर से, पीडीएम के बाहर से ये कोशिशें कर रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के बीच में जो दूरियां हैं या सियासी हिकमत अमली के हवाले से जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करके किसी तौर पे इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए के रास्ते खोले जाएं। उस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही हैं। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस से गुज़र रहा है, जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, उसमें एक कॉमन शहरी का राय, ओपिनियन, उसकी जो व्यूज़ हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का फ्यूचर शेप अप करने में मदद दे सकते हैं। 16 मार्च को तो आपने देख ही लिया कि हुआ क्या, कि मौलाना साहब पहले ही माइंड बना के आ गए थे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी माइंड बना के आ गए थे कि हर सूरत में इस्तीफ़े देने हैं और लॉन्ग मार्च करना है और फिर उधर ही जाके देने हैं इस्तीफ़े। और उनका ये ख्याल था कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के बाद हुकूमत टूट जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने ये सवाल उठाया कि इस्तीफ़े दे दिए, लॉन्ग मार्च दे दिया, उसके बाद का रोड मैप क्या है, रोड मैप क्या है। और सपोज़ कर लें कि हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देती, जो जिसका कभी इम्कान है, तो अब अगला स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या होगा। इसका जवाब पीडीएम का पास नहीं था। लेकिन जरदारी साहब ने, जो आसिफ जरदारी ने जो सिचुएशन रखी, वो दो सिचुएशंस थी कि एक तो ये था कि हुकूमत मौजूद रहे, और दूसरा ये था कि आपकी अगर हुकूमत पीटीआई की हुकूमत अगर ख़त्म भी हो जाए तो क्या होगा, कि कोई नेशनल हुकूमत बनेगी और वो कौन लोग होंगे, और नेशनल हुकूमत बनती है तो फिर जो रीजनल सिचुएशन है जो वो ये है कि जो ऑटोक्रेट हुकूमत गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, उनको तो इस वक्त इस रीजन में बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। ह्यूमन राइट्स का कितना भी अब्यूज़ कर ले, उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। चीन पाकिस्तान में भी सीपेक और दूसरे मामलात के हवाले से आया हुआ है। बर्मा में देखें, रोज़ाना 30-35 आदमी मारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं हो रही हैं। तो अगर कन्फ्रंट्रेशन होती है, क्योंकि पीटीआई वाले भी खामोश तो नहीं बैठेंगे, वो भी रास्तों पे आएंगे, और उसके नतीजे में कन्फ्रंट्रेशन होती है तो क्या हो सकता है, उस सीन को भी नज़र रखें। एक तो ये नुक्ता था। दूसरा जिसका इजहार नहीं हो रहा था वो ये था कि मियाँ साहब जरदारी चाह रहे थे कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का मूव आए। पीटीआई के हज़ारों मुखालिफ होने के बावजूद मियाँ साहब ये नहीं चाह रहे थे कि उस्मान बुज़दार को टॉपल किया जाए, क्योंकि उनका ख़्याल ये है कि उस्मान बुज़दार जितनी बैड गवर्नेंस कर रहा है, उसके नतीजे में एक तासुर बन रहा है कि पीटीआई डिलीवर नहीं कर रही है। और नो कॉन्फिडेंस मूव के सिलसिले में जो इंतज़ाम हो रहा था वो ये था कि परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर लाया जाए। तो मियाँ साहब किसी सूरत परवेज़ इलाही को लाना नहीं चाह रहे थे। ये झगड़े का सबब बना, और ये ज़ाहिर है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, ये फार्मूला उस पर चल रही थी। एक तो ये यहाँ मामला अटका हुआ था। फिर जो मामला था कि पीडीएम के अंदर जो बज़ाहिर मामलात हैं वो एक ग्रुप सा बन गया है। जो एक वो है मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं,
اور میاں نواز شریف صاحب ہیں، ایک حد تک محمود اچکزئی صاحب ہیں، باقی آوازیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس سے پاکستان کا جو پہلے ہی پولیٹیکل اسٹرکچر ہے کہ اس میں پنجاب اور اس کے الائز جو ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے رہتے ہیں، باقی صوبے مارجنلائز رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بنا ہوا تھا. اب اس صورتحال میں یہ تو ہوا نہیں کہ استعفیٰ دیتے زرداری نے. استعفیٰ نہ دینے کے بعد اب 2 دن تو خاموشی رہی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں سے جو ہمارے ذرائع سے خبریں ہوئی ہیں ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو کسی صورت بحال رکھنے کے لیے اور کوئی فارمل نہیں تو ایک انفارمل ڈسکشن پی ڈی ایم کے لیڈرشپ میں پیدا کرنے کے لیے رابطے اور کوششیں ہو رہی ہیں. میری پیپلز پارٹی کے ذمہ وار ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کے ذمہ وار ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے. لاہور میں جو جاتی امراؤ کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں سینئر جرنلسٹ رائے شاہ نواز اور دوسرے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اور یہ ایسے ہی کراچی میں بات ہوئی ہے، دوسری جگہوں پہ بات ہوئی ہے، اسلام آباد میں بات ہوئی ہے، مولانا کے قریب ہونے والے لوگوں کی بات ہوئی ہے. ان سے یہ لگتا ہے کہ جو معلومات آ رہی ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کو کسی صورت میں سب لوگوں میں اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم کو برقرار رکھا جائے، اور یہ بھی خواہش موجود ہے کہ پیپلز پارٹی، نواز لیگ، جے یو آئی، دوسرے لوگ بھی رہیں. لیکن جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، بلوچستان سے گروپ پارٹیز ہیں اور دوسری جگہوں سے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ 3 پارٹیوں کا کوئی افیئر نہ بنایا جائے، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، نواز لیگ کا افیئر نہ بنایا جائے، دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کیا جائے. اس کا حشر ایسا نہ کیا جائے جیسا سارک جو ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن کی تنظیم تھی، وہ 6-7 ممالک کی تنظیم تھی، لیکن پاکستان اور انڈیا کے کنفلکٹ میں وہ سارک نہیں بن سکی. تو پی ڈی ایم کو سارک کا ریپیٹ ماڈل نہیں بنایا جائے، یہ بھی کہا گیا. تو اس حوالے سے اب جو الٹرنیٹ تجویزیں آ رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی دی ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی دی ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اساسی دستاویز تھا اس میں یہ طے تھا کہ پی ڈی ایم 10 پارٹیوں کا الائنس ہوگا اور اس کی جو کنوینرشپ ہے وہ روٹیشن پہ چلے گی. یعنی کچھ عرصے کے لیے طے ہوا تھا، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ایک پارٹی سے کنوینر رہے گا، پھر 3 مہینے کے لیے دوسرا آئے گا، جیسے ایم آر ڈی میں ہوا تھا اور جیسے اے آر ڈی میں ہوا تھا. پرنسپلی اس اتحاد میں بھی یہ طے ہوا تھا، لیکن عملی طور پر یہ ہوا کہ مولانا صاحب کو مستقل کنوینر کے طور پر وہ کام کر رہے تھے. لیکن یہ جو فیصلے ہوئے خاص طور پر استعفوں والے معاملے پہ، ایک دن پہلے مولانا نے اجلاس تجویز کیا، شاہد خاقان عباسی کی معرفت انہوں نے میسیج کیا کمپوننٹ پارٹیز کو کہ وہ استعفوں کے معاملے پہ ذہن تیار کر کے آئیں اور یہ پھر نہ کہیں کہ ہم پارٹیوں میں جائیں گے اور وہاں سے لیں گے. تو اس کو ٹھیک سے نہیں لیا گیا. اب جو تجویز آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو ری اسٹرکچر کیا جائے، مکمل طور پر ری اسٹرکچر کیا جائے، اس کی کنوینرشپ روٹیشن پہ بنائی جائے اور اس میں 3 پارٹیوں کا افیئر نہ کیا جائے. جب سربراہی اجلاس اور نیچے جو پہلے انہوں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی تھی میاں افتخار حسین کی سربراہی میں، وہ غیر فعال ہو گئی ہے، اس کو کام کیا جائے. خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے یہ صورت بنائی جائے. یہ خواجہ سعد رفیق یعنی نواز شریف کی کیمپ میں جو نواز شریف کے قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں، خواجہ سعد رفیق ان میں سے ہے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے ایک جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس طرح کا کام کیا جائے اور سیکنڈری لیڈرشپ جو ہے وہ معاملات طے کرے، اور ان کو جب لیڈرشپ بیٹھے تو ان کو اس قسم کی پہلے ورکنگ پیپر ملے، اس پہ وہ بات چلائے اور تلخ باتیں جیسے نہ ہو سکے. تو یہ ایون وہاں سے بھی آئی ہے، نواز لیگ سے بھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہوا ہے اس میں زرداری نے جو بات بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صورتحال ایسی ہوگی کہ اس میں ہم لوزر ہوں گے. یہ جو انہوں نے زرداری نے کہا کہ میرا ڈومیسائل ڈیفرنٹ ہے، میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ خاص پس منظر میں بول رہے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر کوئی کنفرنٹریشن کی صورت بنتی ہے تو ہم لوزر ہو جائیں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے
कई लोगों से बात की है, जो बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं उनसे भी बात की है। और पीडीएम में पहले भी एक मामला चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था, और वो तकीरें भी आप सुनेंगे कि जब लाहौर 23 वो जो मीनार पाकिस्तान पे तकीर हुई थी, उसमें भी अख्तर मेंगल ने ऐसा इशारा दिया था कि आप जाएं, पहले इनसे बात करें, आपको हम इजाज़त देते हैं, हम जो पाकिस्तान की छोटे सूबे हैं उनके हुकूक की भी बात करें। लेकिन इस पेराइया में ये जो लीडरशिप थी, जो पीडीएम नवाज़ शरीफ की लीडरशिप है, या मौलाना साहब की लीडरशिप है, या अचकज़ई साहब हैं, वो कई लोग ये समझते हैं कि वो अलामती तौर पर बात होती है, लेकिन जो कंक्रीट बात होती है उसमें नहीं आ रही है। तो अंदर भी एक दो करंट चल रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है उसमें कन्फ्रंट्रेशन से जरदारी का ये ख्याल है, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि उस किस्म की कोई कन्फ्रंट्रेशन वाली सूरत हाल न बने। कन्फ्रंट्रेशन वाली सूरत हाल बनेगी तो हम अकेले हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे, और यहाँ जो सूरत हाल रीजन में है उसमें इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है कि फिर ये जो बेसिक राइट्स हैं वो भी सलब ना हो जाएं, और फंडामेंटल राइट्स भी सलब ना हो जाएं पहले। तो अब एक बहुत सारा इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है, जिसमें एक फार्मर एएनपी के रहनुमा रहे हैं, अब वो एएनपी के साथ नहीं हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, जिनके ताल्लुकात हैं मौलाना साहब से भी हैं, जरदारी से भी हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ से भी हैं, उनसे राब्ते में हैं। और ये एक तरीके से इसको कूल डाउन करके सूरत हाल को और फिर लिया जाए। पीपल्स पार्टी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास बुलाएगी तो सिर्फ ये फैसला नहीं करेगी कि इस्तीफ़ों पे उन्होंने क्या किया है, लेकिन वो एक पूरा सिफारशात लेके आएंगे, जिनमें जो पीडीएम है उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात होगी, पीडीएम के जो बुनियादी असासी दस्तावेज़ात हैं उन पे अमल दरामद की बात होगी, पीडीएम का फैसला साजी में सब लोगों को शामिल करने की बात होगी, सब कंसेंसस से बात करने की बात होगी, और फिर आगे का लाए अमल भी होगा। और ये जो नया तकरार पीडीएम, पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग में सर उठाया है, वो अब सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो अपोजिशन की लीडरशिप सेनेट में जो मांगी है, उसके और पस मंज़र के अलावा एक पस मंज़र ये भी है कि उन्होंने एतराज़ किया है, ऑब्जेक्शन किया है, आज़म नज़ीर तारड़ जो है उसको, जो नए सेनेटर बने हैं उनको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उनको तजवीज़ किया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उस पर एतराज़ किया है। उसका सबब पीपल्स पार्टी ने ये बताया है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन में जो पुलिस अफसर अक्यूज़ थे, मुलजिम थे, उनका डिफेंस कौंसल था, यानी बचाव का, दिफा का वकील था, तो उसको नहीं बचा सका। अब से ये ज़ाहिर है ये बात तो करने को है, ज़रूर ये उनको हक भी पहुंचता है, करें, लेकिन ये सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे ये सवाल पीपल्स पार्टी से उठाया जा रहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो अपने कत्ल से पहले ही एक ईमेल की थी मार्क सीगल को, और उनको कहा था कि वो अगर कत्ल हो जाएं तो ये ब्रिगेडियर एजाज शाह जो इस वक्त पाक कैबिनेट में हैं, ये दूसरे लोगों के अलावा परवेज़ इलाही का नाम भी था कि उसको भी ज़िम्मेवार समझा जाए। उसको तो आपने अपनी हुकूमत में जैसे ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था उस पर एतराज़ नहीं था, लेकिन अब इस पर एतराज़ कर रहे हैं। और ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसे पुलिस अफसर जो डायरेक्टली कत्ल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में थे, शुएब सडल साहब जो उन पर इल्ज़ाम लगा था, उनको आपकी हुकूमत ने प्रोमिनेंट पोजीशन में रखा था। तो इस ये जो गुफ्तगू या ये जो एतराज़ है उसको पॉलिटिकली तो महज एक रीज़न समझा जा रहा है कि डिस्प्यूट करना है, और उन्होंने आज़म नज़ीर के मुकाबले में रज़ा रब्बानी को पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें पोजीशन लीडर मिले, और जो अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगा सरकार के लिए होगा, वो सेनेट के चेयरमैन नोटिफिकेशन निकालते हैं, इस सिलसिले में किसको नॉमिनेट करते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ गालिबन सेनेट का रवैया कितना नरम होगा नहीं होगा ये भी देखा जाए कि नई सूरत हाल है। लेकिन 21 सेनेटर पीपल्स पार्टी के हैं, 17 सेनेटर मुस्लिम लीग नून के हैं,
تو یہ پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ اکثریت ہماری ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اس انڈرسٹینڈنگ کو کسی صورت رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر پی ڈی ایم نے آگے چلنا ہے اور لانگ انٹرسٹ کو دیکھنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے منصب جو ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ وسیع نظری سے، وسیع دلی سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن خبر یہ میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم کو ری اسٹرکچر کرنے کی تجویز آ گئی ہے، آگے دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔